ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतीन् पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। मैं यशस्पति झा, व्याख्याता व्याकरण, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय अलवर, आज ई कंटेंट के द्वारा नव्य व्याकरण शास्त्री तृतीय वर्ष के नव्य व्याकरण द्वितीय पत्र प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ में आज एत्येधत्यूत्सु सूत्र के अंतर्गत मनोरमाकार अग्रिम जो विवेचन है वो अक्षौहिणीति यहाँ से प्रारंभ किया है। तो इसमें अक्षौहिणीति उह अस्ति अस्या ऊहनी अक्षानाम ऊहनी इति विग्रहः परिमाण विशेष विशिष्टा सेना अक्षौहिणी पूर्वपदार्थ संज्ञायाम 8वां अध्याय 4वां पाद 3 नंबर का सूत्र इति नत्वं यत्तु प्राचा विगृहीतम् अक्षानाम ऊह समूह सह अस्ति अस्या इति तदपि ऊहनी शब्देन षष्ठी तत्पुरुष इत्येवं परतया एव कथंचित् नयेयम् ऊह शब्देन समासे तत् इनौ तु वृद्धिर्न स्यात् अंतरंगेन गुणेन बाधात् अपवादभूताया अपि वृद्धे ऊहनी शब्देन विग्रहे चरितार्थत्वात् यथा उक्तम प्राक् इन ङि सीनाम आद्गुणः सवर्ण दीर्घत्वात् इति। यानी इस पंक्ति का विवेचन इस प्रकार से किया जा रहा है। जो अक्षौहिणी इस समस्त पद का विग्रह मनोरमा आकार बताते हुए कहते हैं कि ऊह अस्ति अस्या, इस विग्रह में ऊह शब्द से अत इनी ठनौ से इनी प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षा में ऋण्यभ्यो ङीप से ङीप करके ऊहनी शब्द बनेगा। तत्पश्चात अक्षानाम ऊहनी इस विग्रह में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा तो अक्षौहिणी शब्द बनेगा। तो इसी पर शब्द रत्नकार और मनोरमा में जो विग्रह स्पष्ट करते हैं इस प्रकार समस्यमान पद स्वरूप बोधक इत्यर्थः। ये पंक्ति शब्द रत्न टीका में दिया है। जो समस्यमान पदों के अर्थात जिन पदों का समास हो रहा है उन पदों के स्वरूप का बोधक वाक्य, जहाँ समस्यमान ऊहनी पद के स्वरूप का तथा अक्ष शब्द के स्वरूप का बोध जो कहा गया वाक्य द्वारा होता है, अतः इसे विग्रह कहा गया है। तो मनोरमाकार अक्षौहिणी शब्द का अर्थ बताते हैं परिणाम परिमाण विशेष से विशिष्ट सेना को अक्षौहिणी कहा जाता है। यहाँ पर पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगह सूत्र से नकार को णत्व होता है। तो प्राचीन वैयाकरणों के मत में जो अक्षौहिणी का विग्रह करते हुए कहा अक्षानाम ऊह समूह सह अस्ति अस्या, उसको भी ऊहिनी शब्द के साथ अक्ष शब्द का षष्ठी तत्पुरुष समास परक मानकर किसी तरह उपपन्न करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार प्रक्रिया यदि अक्ष शब्द का पहले उस शब्द के साथ समास करेंगे तो पश्चात इनी करने पर उक्ष अक्ष प्लस ऊ प्लस इस स्थिति में वृद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि अंतरंग आदि गुण उसे बाध कर गुण कर देगा। यद्यपि आदि गुण का अपवाद है अक्षाधुन्यामुपसंख्यानम वार्तिक से विहित वृद्धि, तथापि यह वृद्धि ऊहनी शब्द के साथ
अक्ष शब्द को वृद्धि करके चरितार्थ है, तो ऊह शब्द के परे गुण का अपवादत्व उसमें नहीं रहेगा, तो अंतरंगत्वात् गुण ही वृद्धि को बाध देगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इन सीनाम आद्गुणः सवर्ण दीर्घत्वात्, इसलिए पहले ऊहनी शब्द बनाकर पश्चात ऊहनी शब्द के साथ ही अक्ष शब्द का समास करना चाहिए। तो शब्द रत्न टीका में कहते हैं, जो अत इणावेति अत इनि ठनौ इति विहित इत्यर्थः। अंतरंगे णोति प्रथम प्रवृत्तिकेन इत्यर्थः। समर्थ ग्रहणेन कृत संधि कार्यादेव तद्धित उत्पत्त्या तद विषये अकृतव्यूह परिभाषाया अप्रवृत्तेस्तस्या असत्त्वाच्चेति भावः चरितार्थत्वात् इति। तद्घटिको हिनि शब्दस्य कल्पितार्थेन अपि अर्थवत्वाभावेन तत्र एतत् सूत्रा प्रवृत्तेश्चेत्यपि यानी अक्ष शब्द का उस शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास करके अत इनि ठनौ सूत्र से विधान इन प्रत्यय करने पर वृद्धि नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि समास होने पर अक्ष प्लस उ, इस स्थिति में इस वार्तिक से वृद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रथम प्रवृत्ति के कारण आद्गुणः अंतरंग है, तो वह वृद्धि को बाध कर गुण कर देगा। दूसरी बात यह भी है कि कृत संधि कार्य से भी तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति होती है, अर्थात संधि कार्य जब हो जाता है ऐसे ही सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है। तो बात ये है, समर्थः पदविधि के समर्थ ग्रहण से ज्ञापित होती हैं, इसलिए अत इनि ठनौ से विहित इन्हीं प्रत्यय के आने के पूर्व ही अक्ष और ऊह का संधि होना आवश्यक है। अतः उस समय प्रथम प्रवृत्त आद्गुणः अंतरंगत्वात् गुण कर देगा। यदि कहो अकृतव्यूह परिभाषा के कारण, चूंकि गुण के निमित्त का वृद्धि के द्वारा विनाश भावी है, अतः पहले ही गुण नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि पहली बात तो यह है कि तद्धितोत्पत्ति के विषय में अकृतव्यूह परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती, और दूसरी बात यह भी है कि वस्तुतः यह परिभाषा है ही नहीं, अतः संधि कार्य होने के पश्चात ही इन्हीं प्रत्यय आएगा। अतः पहले अक्ष तथा ऊह का संधि कार्य होगा, उस समय प्रथम प्रवृत्ति के कारण अंतरंग गुण वार्तिक से विहित वृद्धि को बाध कर गुण कर देगा। दूसरी बात यह भी है कि इस वार्तिक में अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम में अक्षादुहिन्याम इस वचन के द्वारा जिस ऊहनी शब्द का उपसंख्यान किया गया है, उसका घटक ऊह शब्द अर्थवान भी नहीं है। अतः अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम, इस परिभाषा के विरोध के कारण अक्ष प्लस ऊह, इस स्थिति में अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती, इसलिए गुण ही होगा, वृद्धि नहीं हो सकती। अतः ऊहनी शब्द के साथ ही षष्ठी तत्पुरुष समास करना चाहिए, तभी इस वार्तिक से वृद्धि हो पाएगी। और अक्षोहिणी यह अक्षादुहिन्याम का उदाहरण बन सकेगा। अब आगे दिया हुआ है, मनोरमाकार ने कहा है, स्वादी रे ऋणो इरे ऋण्ययोरिति क्वाचित् कः अपपाठः स्वै रीति ण्यस् णी
नियन्तस्याः स्त्रियां वृद्ध्यभावप्रसङ्गात् स्वैरिणीत्यत्र तु ङिपः प्राग्भागम् आदाय वृद्धिर्बोध्या यत्तु व्याचक्षुः लिङ्गविशिष्टपरिभाषया इति तन्निष्फलम्। यानी ये जो मनोरमाकार कहे हैं तो कौमुदी में इसका है स्वादी रे ऋणो स्वैरः स्वेने ऋतुम शीलम अस्येति स्वैरी और स्वैरिणी। इस वार्तिक का स्वादी रे ऋण्यो ऐसा भी कहीं कहीं पाठ मिलता है, परंतु यह पाठ अशुद्ध है, अपपाठ है, क्योंकि तब नियंत और स्त्रीलिंग स्वैरी यहाँ पर वृद्धि नहीं हो पाएगी। स्वैरिणी में तो नीप से पूर्व भाग स्व इरिन को लेकर वृद्धि होती है। किसी ने जो स्वैरिणी में वृद्धि के लिए कहा स्वपलस इरिनौ, इस निमंत के परे भी इस वार्तिक से लिंग विशिष्ट परिभाषा के कारण वृद्धि होती हैं। उनका यह प्रयास निष्फल है, क्योंकि जब नीप के पूर्व भाग को लेकर ही वृद्धि हो सकती है तो उपर्युक्त परिभाषा के आश्रयन करने का क्या प्रयोजन। तो प्रौढ़ मनोरमाकार ने आगे लिखा है प्रादुहोढोढे शैष्येषु अत्रः उह शब्दः क्वचित् प्रक्षिप्तो भाष्यादौ तु न दृश्यत इति प्रांचः। इदानीन्तनपुस्तकेषु तु भाष्यवार्तिकयोः उह शब्दो दृश्यते एव नानर्थकस्येति उपस्थितस्यार्थस्य शब्दं प्रति विशेषणत्वसंभवे त्यागायोगादिति भावः। सीरदे वस्त्वाः भ्रश्च भ्रज सृज मृज याज राज भ्राजच्छशांसः इति सूत्रे राजे पृथक् भ्राजी ग्रहणम् इह ज्ञापकम् इति। ननु एतत् अयुक्तं फनादीना राजिना साहचर्यात् यथा तथा भूतस्ये वसत्वार्थतया भ्राजिग्रहणस्य उपेक्षणीयत्वात् इति चेत् बिभ्राट् बिभ्राक् इति रूपद्वयं हि साध्यं। तच्च बृहज्जादिसूत्रे राज इति पठित्वापि सुसाधतम्। एकस्य भ्राजते ऋकारस्य प्रागपि दातुं शक्यत्वात् रि भ्राज इति। भ्राजभास फलकताया वक्ष्यमाणत्वेन तत्स्थाने कारस्य सुपठत्वाच्च तस्मात् शीरदेवोक्तं ज्ञापकम् अपि क्षम्यमेव प्रेष्य इति। साहचर्या देश्योपि अनव्ययं गृह्यते, तेन नियन्तादिशे कत्वोऽल्यपि पररूपमेव न तो वृद्धि प्रेष्य गतः। यानी इस वार्तिक के में जो लिखा है वह शब्द किसी से प्रक्षिप्त कर दिया है, क्योंकि भाष्य आदि में जो वार्तिक मिलता है उसमें वह शब्द नहीं दिखाई देता। ऐसा प्राचीन वैयाकरणों का कथन है। मनोरमाकार कहते हैं कि इस समय की भाष्य पुस्तकों में तो मिलता ही है। कौमुदी में अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम, यह परिभाषा जो पढ़ी गई है उसका अर्थ मनोरमाकार कहते हैं कि लोक में अर्थ विशिष्ट शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार अर्थ विशेषण होता है और शब्द उसका विशेष्य। इसलिए वार्तिक में पढ़े गए शब्द से उपस्थित अर्थ यदि उस शब्द का विशेषण हो सकता है तो उसका त्याग करना, अर्थात उस अर्थ को उस शब्द का विशेषण न मानकर अन्य अर्थ को विशेषण मानना उचित नहीं। यदि उपर्युक्त न्याय का तात्पर्य है, अर्थात यह न्याय लोक प्रसिद्ध हैं
शीरदेव वैयाकरण विशेष तो कहते हैं कि भ्रज सूत्र में राज से अलग भ्राज का जो ग्रहण किया गया वही इस अर्थवत ग्रहण परिभाषा का ज्ञापक है। शब्द रत्नकार इसे स्पष्ट करते हैं। जो ज्ञापकम इति भ्राजो राजेरपि सत्वेन राजी ग्रहणेनैव सिद्धेस् तद्व्यर्थम संज्ञापकमिति भावः। यानी तात्पर्य है कि भ्राज शब्द में राज भी हैं, तो सूत्र में यदि राज का ही ग्रहण करते तब भी राज तथा भ्राज दोनों जगह सत्व हो ही जाता। पुनः राज से पृथक भ्राज का ग्रहण व्यर्थ है, तो वहीं भ्राज ग्रहण व्यर्थ पर कर ज्ञापित करता है। अर्थवत ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम। यहाँ कोई ननु इत्यादि से प्रश्न करता है कि राजरी धातु फणादिगण में पठित हैं, अतः उसके साहचर्य से उसी तरह के धातु का पाठ सत्व के लिए करना उचित था। तो शब्द रत्नकार तथा भूतस्य उसी तरह को स्पष्ट कर रहे हैं। जो तथा भूतस्य बेति फनादेरेव इत्यर्थः। फनादिगण पठित धातु का ही पाठ सत्व के लिए अर्थात सत्व विधायक इस सूत्र में करना चाहिए था। अतः इस सूत्र में भ्राजी का ग्रहण उपेक्षणीय है। तात्पर्य इसका यह है कि जब भ्राजी का ग्रहण ही उपेक्षणीय है तो उसके आधार पर उपर्युक्त ज्ञापन मानना भी उचित नहीं। अतः मनोरमाकार आगे कहते हैं कि बिभ्राट तथा बिभ्राक ये दो रूप साध्य हैं, एवं च इन दोनों रूपों की सिद्धि यदि बृहस्पति सूत्र में केवल राजरी ही पढ़ दिया जाए तब भी आसानी से हो सकती हैं। तो यहाँ शब्दरत्न टीका में है जय राजरी इति पठित्वेतु न चेब मनुबंध निर्देशात राष्ट्री इत्यादो यंगलुकी सत्वम न स्यादिति वाच्यम। यंगलुकस छांदसत्वात् स्तिपा सपा इत्यस्य स्थानित्यत्वाच्च भाष्य एतस्य अनुक्तत्वाच्च एतेन फनादित्वेन ग्रहणे गणेन ग्रहणात् यंगलुकी न स्यात् इत्यपास्तम गणेन निर्देशाभावाच्च राट बिभ्राट इत्यादो राजृत्वं तो भूत पूर्वगत्या रा शब्द पूर्वक जृ धातो क्विपि निष्पन्न राजृ शब्दे नपुंसके न सत्वं सूत्रे राजृ इति अनुनासिकस्य पाठात्। यानी यहाँ पर कोई आशंका जिज्ञासा करते हैं कि भ्राजरी घटक राजरी को भी यदि सत्व राजरी पाठ से होने लगे तो इसका अर्थ हुआ यह सत्व ऋकार रूप अनुबंध निर्देश के कारण माना जाएगा। तो स्तिपा सपानुबंधे न निर्दिष्टम यद्गणेन च इस कारिका के कारण राष्ट्री इस यंगलुक में राजरी को सत्व नहीं होगा। तो सब रत्नकार इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि पहली बार तो यह है कि यंगलुक छांदस है, अतः छांदसत्वात् सत्व हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि उपर्युक्त स्तिपा सपानुबंधेन वाला नियम अनित्य है, इसलिए भी यंगलुक में सत्व हो सकता है। तीसरी बात यह है कि उपर्युक्त स्तिपा सपा इत्यादि कारिका भाष्य में अनुक्त है, अतः उसके कारण सत्व होने से कोई बाधा यंगलुक में नहीं आएगी। इसलिए जो लोग यहाँ कहते थे कि फनादिगण पठितत्वेन यदि राजरी का ग्रहण होगा तो गण निर्देश से ग्रहण होने के कारण यंगलुक में सत्वम नहीं होगा, निर्दिष्टम यद्गणेन च से निषेध हो जाएगा, उसका कथन भी परास्त हो गया, क्योंकि उपर्युक्त कारिका बोध्य नियम अनित्य है। कारिका
भाष्यानुक्त है, यंग लुक छांदस है। और चौथी अंतिम बात यह है कि इस सूत्र में राजरी का गण से निर्देश ही नहीं है। तो राट या विभ्राट में राजृत्व भूत पूर्व गति का आश्रय लेना मानना चाहिए। रा शब्द पूर्वक द्रि धातु से कोई प्रत्यय लाकर जो राजरी शब्द बनता है उसे नपुंसकलिंग में सत्व नहीं होता, क्योंकि सूत्र में राजरी ऐसा अनुनासिक पाठ है। तो मनोरमाकार फिर अग्रिम पंक्ति के द्वारा कहते हैं, जो राजरी भाजरी दोनों में जो रिकार अनुबंध हैं उनमें से एक भ्राजरी के रिकार को पहले अर्थात रिभ्राज ऐसा भी पढ़ा जा सकता था, एवं चाहे राजरी के रिभ्राज का ग्रहण नहीं होने से सत्य नहीं होगा, तो कुत्त होकर विभ्राक भी बन जाएगा। राजरी को सत्य होने से विभ्राट भी बन जाएगा। पुनः भ्राजरी का पाठ सूत्र में व्यर्थ ही है, अथवा भ्राज भाष इत्यादि सूत्र में अन्य तरस्याम का ग्रहण होने से यह विकल्प वाचनिक है। अतः भ्राजरी में रिकार का पाठ केवल आत्मनेपद के लिए है। अतः यदि रिकार के स्थान पर अकार भी अनुबंध पढ़ दे तब भी आत्मनेपद या वैकल्पिक उपधा ह्रस्व आदि कार्य हो ही जाएंगे। तो शब्द रत्न टीकाकार कहते हैं, जो सुपठत्वाच्चेति एवं च भ्राजभास इति सूत्रे भ्राजी ग्रहणम न कार्यमिति बोध्यम। यानी इस प्रकार भ्राजभास सूत्र में भ्राज का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अस्तु, इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मजाति सूत्र में भ्राजरी का पाठ व्यर्थ ही है, तो वह व्यर्थ पर कर ज्ञापन करेगा। अतः शीरदेव ने जो उसे ज्ञापक माना है वह उचित ही है। यहाँ मनोरमाकार ने जो शीरदेवोक्तम ऐसा कहा इससे उनका यह ज्ञापन में अरुचि द्योतित हो रही है। अतः शब्द रत्नकार उस अरुचि का बीज बताते हैं। शीरदेवोक्तमिति अत्र रुचि बीजम तो ब्रश्चादि साहचर्येन धातु संज्ञक राजेर ग्रहणम स्यादिति भ्राजे ग्रहणस्य आवश्यकत्वं किंच भ्राजांतर्गत राजेन ऋकारानुबंधस्य तस्य समुदाय अनुबंधत्वात् इति। यानी अरुचि का कारण यह है कि पहली बात तो यह है कि सूत्र में ब्रश्च भ्रज आदि के साहचर्य के कारण धातु संज्ञक राजरी का भी ग्रहण होगा। तो भ्राजरी घटक राजरी चूंकि धातु संज्ञक नहीं है, अतः उसे राजरी मानकर सत्य नहीं हो सकता था। अतः भ्राजरी का पृथक में ग्रहण आवश्यक होने से वैसा ही किया गया। दूसरी बात यह भी है कि भ्राजरी घटक राजरी का अनुबंध रिकार नहीं है, वह तो भ्राजरी इस पूरे समुदाय का अनुबंध है। अतः राजरी इस अनुबंध विशिष्ट से भ्राजरी घटक निरनुबंध राजरी का ग्रहण नहीं हो सकता था। इसलिए भी राजरी से पृथक भ्राजरी का ग्रहण जब आवश्यक है तो वह व्यर्थ कैसे होगा और ज्ञापक कैसे होगा, अर्थात नहीं हो सकता है। तो मनोरमाकार आगे प्रेष्य के विषय में कहते हैं कि इसके साहचर्य से एस्य भी अनव्यय ही इस वार्तिक में ग्राह्य है। इसलिए नियंत इसी धातु से कत्वा के स्थान पर ल्यप आदेश करने पर जो एस्य बनेगा उसका तो प्र के साथ पररूप ही होगा, प्रेष्य ही बनेगा। जैसे प्रेष्य यानी भेजकर, गतः यानी गया, क्योंकि कत्वा प्रत्यांत अवयव होता है। उसके बाद में आगे मनोरमाकार कह रहे हैं, प्रवत्सरेति अत्र कलापानुसारिणो वत्सर शब्दमपि पठित्वा वत्सरे देयमृणं वत्सराणाम इति
उदाहरणानि अपरे तु वत्स शब्दमपि पठन्ति तत्सर्वं भाष्य विरुद्धम। तो शब्द रत्नकार ने लिखा है भाष्य विरुद्धमिति तदनुक्तत्वादिति भावः, यानी कलाप व्याकरण वाले तो प्रवत्सत्तर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋण, इस वार्तिक में वत्सत्तर शब्द को भी पढ़ते हैं और एक वर्ष में देने योग्य ऋण को वत्सत्रार्णम कहते हैं, ऐसा उदाहरण भी दिया है। अर्थात वत्सर के आगे ऋण शब्द रहने पर भी वृद्धि उनके मत में होती है। कुछ लोग तो वत्स शब्द को भी पढ़ते हैं, अर्थात वत्स शब्द के आगे यदि ऋण शब्द हो तब भी वृद्धि होना मानते हैं, परंतु यह सब भाष्य विरुद्ध हैं, अर्थात भाष्य में नहीं कहा गया है। तो अब यहाँ पर कौमुदीकार ने जो दिया है प्रौढ़ मनोरमा में अंतादिवच्च, इस सूत्र के व्याख्यान में जो है ना कहा गया है, जो प्रौढ़ मनोरमा से पहले सिद्धांत कौमुदी का अवलोकन करना चाहिए। तो सिद्धांत कौमुदी में अंतादिवच्च इस सूत्र का यह अयम एकादेशः सपूर्वस्य अंतवस्याश्च दिवसत्वात् इति विसर्गे प्राप्ते अंतवद भावेन पदान्तरेफस्य न विसर्गः उभयर्थु कर्तरि चर्षि देवत्यो इत्यादि निर्देशात् उपसर्गे नैव धातो आक्षेपे सिद्धे धातौ इति योग विभागेन